हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के साथ एमकॉम बीपी एंड सीजे का असाइनमेंट आईबीओ 1 का क्वेश्चन नंबर 1 शेयर करने जा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 के दो पार्ट है, पार्ट ए और बी। हम दोनों ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दोनों ही क्वेश्चन जो है हमारे वो 10-10 मार्क्स के हैं, तो उसी हिसाब से हमने क्या इनकी लेंथ रखी है। तो पार्ट ए है हमारा, हाउ डज डिसइक्विलिब्रियम occurs in balance of payment, describe the methods of correcting the disequilibrium with example। तो सबसे पहले हमें बताना है कि किस तरह से जो डिसइक्विलिब्रियम है बैलेंस ऑफ पेमेंट में आता है, यानी कि उसके रीजंस बताने हैं, और फिर वो जो डिसइक्विलिब्रियम आया है उसको सही करने के लिए हम कौन कौन से करेक्टिव मेजर्स उठा सकते हैं, या कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डिसइक्विलिब्रियम को करेक्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, बताया, रीज़न बताया कि क्यों डिसइक्विलिब्रियम जो है वो आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में। तो उसके बहुत सारे कारण हैं, वन बाय वन करके हम उन्हें पढ़ेंगे। फर्स्ट है हमारा ट्रेड साइकिल। जैसे जैसे ट्रेड फ्लक्चुएशंस होते हैं ट्रेड साइकिल में, उसकी वजह से भी क्या आता है, हमारा जो एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट आता है, डिसइक्विलिब्रियम आता है। ह्यूज डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम। थर्ड पॉइंट है चेंजिंग एक्सपोर्ट डिमांड। डिमांड में चेंज हो जाती है, एक्सपोर्ट डिमांड में कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगी तो इम्पोर्ट ज़्यादा हो जाएगा और एक्सपोर्ट हमारा कम हो जाएगा। तो इस वजह से क्या होगा कि डिसइक्विलिब्रियम आ जाएगा। पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से आता है। ह्यूज एक्सटर्नल बोरिंग्स, अगर हमने बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल अफेयर्स किए हैं और बहुत ज़्यादा हमने क्या किया, वहाँ से बोरो किया है फॉरेन कंट्री से, तो उस वजह से भी जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो एडवर्सली इफेक्ट होगा और डिसइक्विलिब्रियम आ जाएगा उसमें। इन्फ्लेशन की वजह से ऐसा होता है। तो ये और डेमोन्स्ट्रेशंस इफेक्ट पड़ते हैं उसके ऊपर, रेसिप्रोकल डिमांड्स हो जाती है। तो कुछ इस तरह से जो है बहुत सारे हमारे कह सकते हैं कारण है जिसकी वजह से क्या आ जाता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिसइक्विलिब्रियम आ जाता है। अब उन जो डिसइक्विलिब्रियम आ गया उसकी वजह से क्या है, हम बहुत सारे हमें क्या होगा, एडवर्स सिचुएशन फेस करनी पड़ेगी। तो उस डिसइक्विलिब्रियम को पहले हम चेक करेंगे, फिर उसको करेक्ट करने के लिए हम कौन से स्टेप्स उठाएंगे, अब उनकी बात करेंगे। फर्स्ट है हमारा मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी करे जो आपको पता है किसके अंडर होती है, हमारे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अंडर होती है, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि क्या करें, मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू हम जो हमारा एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसको करेक्ट करें। फिर है एक्सचेंज डेप्रिसिएशन। अब जो हमने पढ़ा है ना फॉरेन एक्सचेंज के बारे में, तो हम क्या करेंगे, जो हमारी फॉरेन करेंसी के बदले में जो हमारी करेंसी मिलती है उसकी हम वैल्यू क्या कर देंगे, डेप्रिशिएट कर देंगे, यानी कि डिक्लाइन हो जाएगी किसमें, रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ वन कंट्री इन टर्म्स ऑफ अनदर। तो वैल्यू डाउन चली जाएगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, लोग इंपोर्ट कम करेंगे और इससे डिसइक्विलिब्रियम थोड़ा सा बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, जैसे पहले अगर मान के चल रहे हैं कि 1 रुपीज़ के बदले अगर 45 रूबल्स मिल रहे हैं, तो अब क्या है, 1 रुपीज़ के बदले अगर 64 रूबल्स मिलेंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, जो वैल्यू है रूबल्स की वो क्या हो गई, डाउन हो गई। ठीक है, डीवैल्यूएशन कर देंगे। देखिए बेटा, डेप्रिसिएशन में क्या होता है, वो तो डिमांड एंड सप्लाई की वजह से डेप्रिसिएशन होता है, जो फॉरेन करेंसी में जो आप कह सकते हैं रेट ऑफ एक्सचेंज में आता है। डीवैल्यूएशन में खुद जो गवर्नमेंट होती है, होम कंट्री की गवर्नमेंट, वो अपनी करेंसी की वैल्यू डाउन कर देती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि एक्सपोर्ट तो अट्रैक्टिव लगते हैं और जो इम्पोर्ट होते हैं वो हमें क्या होते हैं, महंगे पड़ते हैं। तो इस करके लोग इम्पोर्ट तो ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो हमारी करेंसी की वैल्यू है वो डेप्रिशिएट हो गई है, सॉरी डीवैल्यूएट हो गई है। और जो हम एक्सपोर्ट है वो हम ज़्यादा करते हैं। एक्सपोर्ट ज़्यादा कैसे होंगे, क्योंकि अगर हमारी करेंसी की वैल्यू डी वैल्यू हो गई है, यानी कि वैल्यू डाउन हो गई है, तो जो फॉरेन कंट्री है उनके लिए हमारी जो करेंसी होगी उन्हें सस्ती लगेगी, तो एक्सपोर्ट हमारे लिए ज़्यादा हो जाएंगे, और हमें फॉरेन करेंसी की जो वैल्यू होगी वो कम लगे, वो महंगी लगेगी, तो हमारे एक्सपोर्ट ज़्यादा हो जाएंगे और इम्पोर्ट कम हो जाएगा। फिर एक्सचेंज कंट्रोल की बात की है कि अगर हम एक्सचेंज कंट्रोल पे ध्यान रख कर एक्सचेंज को कंट्रोल करेंगे, तो क्या हो जाएगा, जो हमारा डिसइक्विलिब्रियम आया है बैलेंस ऑफ पेमेंट में उसको हम करेक्ट कर पाएंगे। फिर है इम्पोर्ट पॉलिसी। अगर हम इम्पोर्ट ड्यूटीज़ वगैरह लगा देते हैं तो उसकी वजह से भी क्या हो जाएगा, इम्पोर्ट कम होंगे। कोटाज अगर फिक्स कर देंगे इम्पोर्ट कोटाज, तो वैल्यू डाउन चली जाएगी किसकी, हम लोग इम्पोर्ट कम करेंगे, और इम्पोर्ट कम करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है डिसइक्विलिब्रियम जो है वो कम होता जाएगा।
तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 था, जिसमें हमने पार्ट ए में किसकी बात की, हमने बात की है कि किस तरह से डिसइक्विलिब्रियम जो है आता है, किसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या क्या कारण होते हैं और किस तरह से हम इस डिसइक्विलिब्रियम को कम कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स के थ्रू। अब जो बी पार्ट है इसका वो है व्हाट इज ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, ब्रीफली एक्सप्लेन मैकेनिज्म थ्रू विच टेक्नोलॉजी ट्रांसफर टेक प्लेस। देखिए सबसे पहले तो उसने क्या पूछा है, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, तो मैंने यहाँ पर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन दी है। फिर जो उसका पार्ट बी है उसी में जो दूसरा क्वेश्चन है वो है ब्रीफली एक्सप्लेन मैकेनिज्म थ्रू विच टेक्नोलॉजी ट्रांसफर टेक प्लेस, और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होती कैसे हैं उसके बारे में बताया गया। तो पहले तो हम जान लेते हैं जो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी होता है वो मेनली जो होती है वो ट्रांसनेशनल कंपनीज करती होती है, ठीक है। ट्रांसनेशनल कंपनीज ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी करती होती है। और ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ से होगा, डेवलप्ड कंट्रीज से होगा। किसमें होगा, डेवलपिंग कंट्री में, जहाँ पर टेक्नोलॉजी एडवांस होगी वो डेवलप कंट्री होती है हमारी, और उन जो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी करेंगे तो कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, हमारी डेवलपिंग कंट्री में, ठीक है। तो किसके थ्रू ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी होता है हम उसके बारे में अब आगे पढ़ेंगे। तो बहुत सारे जो है मैकेनिज्म है उसमें हमने उन मैकेनिज्म को ब्रॉडली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट है हमारा इक्विटी फॉर्म ऑफ ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, सेकंड हमारा नॉन इक्विटी फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। तो इक्विटी फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में टीएनसीज का मेन रोल होता है, ट्रांसनेशनल कंपनी का। फिर है हमारी नॉन इक्विटी फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, जो आगे भी फर्दर डिवाइडेड हो रखी हैं, बहुत सारी इनकी फॉर्म्स हैं किसकी, नॉन इक्विटी की। वो है फर्स्ट हमारी आउटराइट सेल और परचेज ऑफ टेक्नोलॉजी, सब कॉन्ट्रैक्टिंग, मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्टिंग, फ्रेंचाइजिंग, एक्सपोर्टिंग, स्ट्रेटेजिक अलायंस, लाइसेंस, टर्न की कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ये इतनी सारी नॉन इक्विटी जो है हमारे कह सकते हैं आपकी नॉन इक्विटी फॉर्म्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी है, जिनके थ्रू हम क्या करते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी करते हैं। तो सबसे पहले हमने इनके नाम पढ़ लिया, अब हम एक एक करके इनको समझ लेते हैं। सबसे पहले हमारा आउटराइट सेल परचेज ऑफ टेक्नोलॉजी, तो इसमें क्या करते हैं, सेल एंड परचेज करते हैं, टेक्नोलॉजी राइट मिल जाता है आपको कि आप उस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं। ट्रांसफरर किसको राइट दे देता है, ट्रांसफरी को। फिर है आपका सब कॉन्ट्रैक्टिंग, इसमें भी जो आपकी ट्रांसनेशनल कंपनी होती है वो असिस्ट द लोकल फर्म technically and provide information which is important in increasing its ability to coordinate the production of components and other intermediate products. In this way, technology is transferred to subcontractors in the form of technical assistance. इसमें क्या करते हैं, वो अपने आगे सब कॉन्ट्रैक्टर्स को अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर देते हैं। फिर हमारी मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्टिंग, इसमें क्या करते हैं, जो फर्म होती है इट प्रोवाइड्स द मैनेजमेंट नो हाउ विदाउट एनी इक्विटी स्टेक इन द एंटरप्राइज। In a management contract, the supplier brings together a package of skills that will provide an integrated service to the client without incurring the risk and benefits of ownership. इसमें मैनेजमेंट प्रोवाइड करते हैं आप किसको, जो आपकी फर्म है उसको आप क्या कर प्रोवाइड करते हैं, मैनेजमेंट। और आपका इसमें कोई कह सकते हैं हम, आपका स्टेक नहीं है, आपकी कोई इक्विटी नहीं है इसके अंदर, रिस्क भी उसी फर्म का होगा और बेनिफिट भी उसी फर्म का होगा, बट आप सिर्फ क्या कर रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं इसमें। नेक्स्ट आपकी फ्रेंचाइजिंग, फ्रेंचाइजी में तो आपने पढ़ा होगा ना, जैसे मैकडोनल्ड ने फ्रेंचाइज दे रखी है अलग अलग कंट्रीज़ में कि आप उसके नाम से प्रोडक्ट बना सकते हैं, तो उसी तरह से फ्रेंचाइजिंग में क्या होता है, अंडर फ्रेंचाइजिंग द ऑनर ऑफ अ स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी, जिसे हम फ्रेंचाइजर कहते हैं, परमिट्स अ फर्म इन अदर कंट्रीज, जिसे फ्रेंचाइजी कहते हैं, टू यूज़ इट्स स्पेसिफिक नॉलेज ऑफ फ्रेंचाइज फीस। बदले में क्या लेता है, फ्रेंचाइजी फीस लेता है और वो उसका नेम यूज़ करता है और उसकी टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकता है। फिर एक्सपोर्टिंग की बात आ जाती है, जिसमें हम क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं टेक्नोलॉजी को। एक्सपोर्ट समझते हैं ना, बस आप जो हम एक्सपोर्ट करेंगे तो सामने वाला इंपोर्ट करेगा, ठीक है। देयर आर नंबर ऑफ केसेस शोइंग
पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ लर्निंग थ्रू ट्रेड इन एसोसिएशन विद TNCs, बड़ी बड़ी ट्रांसनेशनल कंपनी होती है, आगे एक्सपोर्ट कर देती है। कैसे? यानी डेवलप्ड कंट्री से ट्रांसफ़र हो रहा है टेक्नोलॉजी का टू डेवलपिंग कंट्री। फिर आता है आपका स्ट्रेटेजिक अलायंस। तो इस तरह से क्या है आपके, ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी था नॉन इक्विटी का, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, जो आपके टेक्नोलॉजीज को ट्रांसफ़र करते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन, और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सबसे पहले हमसे पूछा था कि ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी क्या होती है। तो पहले ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में बताया। ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी रेफर्स टू ट्रांसफ़र ऑफ फिजिकल गुड्स लाइक कैपिटल गुड्स, एंड ट्रांसफ़र ऑफ बेस्ट सिग्नल इज लाइक वे ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स और स्टेबलाइजिंग सर्विस फ्रॉम वन एजेंसी टू अनदर एजेंसी, और कह सकते हैं फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। लाइक ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी इज़ द प्रोसेस बाय विच कमर्शियल टेक्नोलॉजी इज़ डिससेमिनेटेड, आगे हम आगे इसको सेल कर देते हैं टेक्नोलॉजी को। फिर उसके बाद मैकेनिज्म बताएं, दो तरह के मैकेनिज्म है, इक्विटी फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और नॉन इक्विटी फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया हो और आप इससे अच्छे से अपना असाइनमेंट बना सकें। थैंक यू स्टूडेंट्स।